दोस्तों, आज हमारा टॉपिक्स मौलिक अधिकार के अंतर्गत समता का अधिकार है। समता का अधिकार मतलब बराबरी का अधिकार, जिसको कि अंग्रेजी में राइट टू इक्वलिटी कहा जाता है। तो समता का जो अधिकार है उसके अंतर्गत अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक हम लोग को पढ़ना है। तो हम लोग देखेंगे सबसे पहला अनुच्छेद संख्या 14। तो अनुच्छेद 14 क्या कहता है? यह दो टर्म की बात करता है। एक है विधि के समक्ष समता और दूसरा है विधियों का समान संरक्षण। यह जो दो पदावली दो टर्म्स जो है, तो ये विधि के समक्ष जो समता की बात करता है, यह ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। और विधियों का जो समान संरक्षण की बात करता है, यह पदावली यह टर्म अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो हम लोग ये दोनों टर्म्स को अलग अलग पहले समझेंगे। कहता है पहला टर्म्स जो है विधि के समक्ष समता, मतलब इक्वलिटी बिफोर लॉ। मतलब कहने का क्या कि कानून की नज़र में हर व्यक्ति बराबर है, ये कहता है। दूसरा जो टर्म है विधियों का समान संरक्षण, इसका मतलब है कि जिस किसी को भी संविधान के द्वारा जो अधिकार मिला हुआ है, उन अधिकारों की रक्षा कानून करेगा। प्रोटेक्शन कौन करेगा लोगों के अधिकारों का? तो वो कानून करेगा, मतलब न्यायपालिका करेगा। तो ये अनुच्छेद 14 कहता है। अब आता है यहाँ पर थोड़ा सा इसका विश्लेषण करने का, कि यहाँ पर देखिए ये जो अनुच्छेद 14 है, यहाँ पर व्यक्ति का चर्चा करता है अनुच्छेद, कि हर एक व्यक्ति को ये अधिकार है। कहने का मतलब क्या है कि अनुच्छेद 14 भारतीय नागरिक को भी प्राप्त है और विदेशियों को भी प्राप्त है। तो ये दोनों तरह के, मतलब देश में विदेशी और नागरिक दोनों तरह के लोगों को अनुच्छेद 14 के अंतर्गत जो है विधि के समक्ष बराबरी का और विधि के द्वारा संरक्षण प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त है। अब आता है कि ये जो विधि के समक्ष समता की बात है, तो ये जो है सो अपनी प्रावधान वहीं लागू होता है जहाँ की समान परिस्थिति वालों के साथ असमान व्यवहार होता है। तो इसको लागू करने के लिए क्या शर्त है? शर्त है कि समान परिस्थिति में जो लोग रहते हैं, तो उन्हीं के अगर उनके साथ असमान व्यवहार होता है, न्याय नहीं होता है उनके साथ, तो जा कर के विधि के समक्ष समता के अधिकार का वो उपयोग कर सकता है और न्यायालय इस पर फैसला दे सकता है। कहने का मतलब क्या है कि एक ही विधि सभी लोगों पर या हर एक क्षेत्रों पर समान रूप से लागू नहीं हो सकता है। कहने का मतलब ये है कि कोई भी जो विधि है उसका यूनिवर्सल प्रयोग संभव नहीं है। कारण इसका है कि हर एक व्यक्ति की प्रकृति अलग होती है, हर एक क्षेत्र का बनावट अलग होता है, हर एक व्यक्ति की योग्यता अलग होती है और उसकी परिस्थिति अलग होती है, भौगोलिक बनावट उसका अलग होता है। तो इस आधार पर हर एक व्यक्ति और क्षेत्र का जो है अलग अलग जो है परिवेश हो जाता है, अलग अलग उसकी बनावट और आवश्यकता हो जाती है, उसकी हैसियत हो जाती है। तो यही वजह है कि ये जो पहला टर्म है विधि के समक्ष समता, तो ये इस अधिकार का प्रयोग हम वहीं कर सकते हैं जहाँ की समान परिस्थिति वाले लोग हैं या क्षेत्र हैं। तो वहाँ पर हमको जो है कानून बराबरी का व्यवहार हमारे साथ करेगा। लेकिन अगर हम जो है किसी के साथ अगर कोई जो है वैसा व्यक्ति है या क्षेत्र है जिसकी की कुछ विशेष हैसियत है संविधान के आधार पर या परिस्थिति के अनुसार, तो उसके साथ जो है ये विधि के समक्ष समता का अधिकार का उपयोग नहीं किया जा सकता है। उदाहरण के लिए अगर जो है सो देखा जाए
तो सरकार जो है टैक्स लगाती है आमदनी के आधार पर, आय के आधार पर। तो ये जो टैक्स लगाया जाता है तो एक शर्त सरकार लगाती है कि 2 लाख, 2.5 लाख, 5 लाख या 10 लाख की आमदनी वाले जो लोग होंगे उन्हें सालाना उनके ऊपर इतना % टैक्स जो है लगेगा। लेकिन क्या जो टैक्स का एक न्यूनतम सीमा तय होता है, सपोज कर लीजिए कि भारत सरकार ने 5 लाख का टैक्स का न्यूनतम सीमा तय कर दिया कि मिनिमम सालाना जिसकी आमदनी 5 लाख है उसको टैक्स देना होगा। लेकिन अब सवाल उठता है कि 5 लाख से कम जिसकी आमदनी है सालाना, तो उसको तो टैक्स देना नहीं होगा। इसलिए नहीं देना होगा कि चूंकि वो उनकी हैसियत अलग है, इसलिए टैक्सेशन से संबंधित जो कानून लागू होता है हम देखते हैं कि यहाँ पर भेदभाव हो रहा है। तो इसलिए भेदभाव हो रहा है कि जो है लोगों की परिस्थिति अलग अलग होती है, इसलिए उनके लिए अलग कानून होता है। उसी ढंग से भौगोलिक बनावट के आधार पर भी राज्य या क्षेत्र विशेष के लिए भी अलग अलग कानून हो सकता है। उदाहरण के लिए हम लोग देखें कि भारत का जो पूर्वोत्तर हिस्सा उसमें से कई राज्य ऐसा है जहाँ की जाने के लिए परमिट सिस्टम जो है लागू होता है। सपोज कर लीजिए कि मिजोरम अगर हम जाते हैं तो मिजोरम जाने के लिए हमको पहले परमिशन लेना होगा, तब हम मिजोरम जाएंगे। ऐसा इसलिए व्यवस्था किया गया है कि चूंकि पूर्वोत्तर भारत के अधिकांश राज्यों में आदिवासियों की आबादी बहुत ज़्यादा है, उनकी अलग संस्कृति है, उनका अलग कल्चर है, उनका अलग जो है सो आवश्यकता है। तो इस वजह से उनका कल्चर उन जो है प्रभावित न हो या उनके जो है आवश्यकता का कोई नाजायज फायदा न उठा ले, इसलिए भारत सरकार ने वहाँ परमिट सिस्टम लागू कर दिया जाने के लिए। अब है कि वही मिजोरम के लोग अगर बिहार आना चाहते हैं, यूपी आना चाहते हैं, तो उनको आने के लिए यहाँ कोई परमिट की आवश्यकता नहीं है। तो कहने का मतलब भौगोलिक आधार पर भी अलग अलग कानून हो सकता है। यहाँ तक कि एक ही राज्य में जो है कुछ क्षेत्र विशेष में कुछ और कानून हो सकता है और उस राज्य के दूसरे क्षेत्र विशेष में कुछ और कानून हो सकता है, अगर वहाँ की परिस्थिति अलग अलग होगी तब। तो कहने का मतलब कि विधि के समक्ष समता का जो अधिकार है वह समान परिस्थिति वालों के साथ अगर असमान व्यवहार होता है तब वहाँ पर ये कानून लागू होगा। मतलब कि विधि के मतलब कानून के सामने वो बराबर माना जाएगा। तो ये आता है। और दूसरा जो है विधियों का समान संरक्षण। तो ये समान संरक्षण तो है कि जिस किसी को भी जो भी अधिकार मिला हुआ, चाहे उसकी जो भी हैसियत है, तो उस अधिकार की रक्षा करने की जिम्मेवारी कानून की है, मतलब कोर्ट की हो जाती है। अब थोड़ा सा एक और उदाहरण देख लें ये विधि के समक्ष समता के संबंध में। जैसे कि देखा जाए कि अनुच्छेद 361 के आधार पर राष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए विशेष व्यवस्था है। अनुच्छेद 361 कहता है कि राज्यपाल और राष्ट्रपति पर जो है कार्यकाल के दौरान कोई क्रिमिनल केस नहीं चल सकता है, उनकी गिरफ्तारी नहीं हो सकती है। यहाँ तक कि सिविल केस भी अगर उन पर चलता है तो उसके लिए बहुत सारा शर्त लगा दिया गया है। ऐसा इसलिए कि राष्ट्रपति या राज्यपाल जो होते हैं उनकी विशेष हैसियत होती है, विशेष पद होता है और उनकी विशेष जिम्मेदारी होती है। अगर उनको कोर्ट कचहरी के चक्कर में फंसा दिया जाए तो वो अपनी जिम्मेदारियों का एक तरफ जो है सो निर्वाह सही ढंग से नहीं कर पाएंगे। दूसरी बात है कि वो संवैधानिक जो है आधार पर देश के प्रथम नागरिक होते हैं तो उनकी प्रतिष्ठा जुड़ी होती है। तो इस तरह से उनके साथ कानून का व्यवहार आम नागरिक के रूप में नहीं किया जा सकता है। तो ये जो है अनुच्छेद 14 की बात आती है। अब हम लोग देखेंगे कि अनुच्छेद 15 क्या कहता है। तो अनुच्छेद 15 कहता है धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का प्रतिषेध। कहने का मतलब क्या है, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स या जो है प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर
जो है भेदभाव नहीं कर सकता है। कौन नहीं कर सकता? तो यहाँ पर कहता है कि राज्य जो है, राज्य किसी के साथ इस आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता। लेकिन जो है इसी के साथ हम लोग क्या देखते हैं कि साथ ही साथ जहाँ एक तरफ कहता है कि राज्य धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं कर सकता है, वहीं दूसरी तरफ कहता है कि दुकान हो, होटल हो या कोई सार्वजनिक स्थल हो, उसका उपयोग करने के मुद्दे पर भी किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं हो सकता है। और इसमें जाकर के फिर अपवाद हो जाता है। एक तरफ कहता है यह हमारा यह अनुच्छेद 15 कि किसी के साथ कोई भेदभाव राज्य के द्वारा नहीं हो सकता है, सार्वजनिक स्थल पर भी किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। लेकिन अपवाद हमारा यही जो अनुच्छेद 15 है वो कहता है कि नहीं, अपवाद है, कुछ मुद्दे पर राज्य किसी के लिए कुछ विशेष प्रावधान कर सकता है। तो राज्य किसके लिए विशेष प्रावधान कर सकता है? तो उसके लिए कहता है कि आपको स्त्री हो या बालक हो या फिर ओबीसी हो या फिर जो है एससी एसटी हो, इन लोगों के लिए राज्य की ओर से विशेष व्यवस्था किया जा सकता है। कहने का मतलब कि इन लोगों का विकास हो सके तो और ये इन लोगों का लालन पालन ठीक से हो सके, इसके लिए राज्य की ओर से कुछ अलग से वेलफेयर कल्याणकारी व्यवस्था किया जा सकता है और इससे भी आगे बढ़ करके आरक्षण की व्यवस्था किया जा सकता है। तो इसी से आरक्षण का जो है सो प्रावधान यहाँ पर निकलता है। तो ये जो है कहता है। और फिर हम लोग क्या देखते हैं कि वर्ष 2019 जब आया तब एक और व्यवस्था हुआ इसमें 2019 में कि जो है संविधान में 124वां उस समय संशोधन किया गया संसद के द्वारा, और वो संशोधन करके जो है आर्थिक रूप से जो कमज़ोर तबका है, सेक्शन है, उसके लिए भी जो है आपको विशेष सुविधा की व्यवस्था किया गया और वो 10% हुआ कि भाई इनको भी आरक्षण मिलेगा। तो 124वां संशोधन जो हुआ था 2019 में, इसकी संख्या अब हो गई है 103वां। तो क्वेश्चन में ये देखना है हम लोगों को कि अगर 103 नहीं रहेगा तो 124वां पर टिक मारना है, और अगर 124वां नहीं है तो 103वां पर मारना है। क्योंकि अब ये सीरियल नंबर 103 हो गया। पारित हुआ था, यह पेश हुआ था 124वें के नाम पर, लेकिन जब इसका यह पारित होकर के जब यह इम्प्लीमेंट में आ गया, मतलब प्रभावी हो गया, लागू हो गया, तब इसकी संख्या बदल करके 103वां संविधान संशोधन हो जाता है। अब हम लोग देखेंगे फिर अगला अनुच्छेद 16 कहता है लोक नियोजन में अवसर की समानता। लोक नियोजन मतलब पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, मतलब सरकारी नौकरी। तो सरकारी नौकरी में कहता है अवसर की जो होगी वो बराबरी होगी। मतलब क्या कि हर किसी को, चाहे उसका धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या उद्भव मतलब ओरिजिन या जन्म स्थान या निवास कुछ भी हो, जो है उसके साथ सरकारी नौकरी में कोई भेदभाव नहीं होगा। सरकारी नौकरी को प्राप्त करने में कोई भेदभाव नहीं होगा। मतलब क्या कि कोई भी व्यक्ति कोई भी सरकारी नौकरी प्राप्त करने के लिए अपात्र नहीं ठहराया जा सकता है। किस आधार पर? तो धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, उद्भव मतलब ओरिजिन, जन्म स्थान या निवास के आधार पर। तो अनुच्छेद 15 और 16 में थोड़ा सा अंतर देखिएगा। अनुच्छेद 15 में भी धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान था, लेकिन यहाँ पर अनुच्छेद 16 में जो है धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान, उद्भव तो है, लेकिन एक शर्त जुड़ गया है, निवास।
तो इस आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ राज्य की ओर से नौकरी प्राप्त करने के लिए अपात्र मतलब उसको डिस्क्वालीफाई नहीं किया जा सकता है, ये कहता है। लेकिन फिर यहाँ पर एक अपवाद हो जाता है। अपवाद क्या है? अपवाद नंबर पहला है कि संसद को यह अधिकार होगा कि किसी राज्य विशेष या क्षेत्र विशेष में नौकरी प्राप्त करने के लिए योग्यता का एक आधार और वो तय कर दे सकता है। और योग्यता का वो आधार क्या होगा? तो वो आवास होगा। तो आवास जो है, आवास मतलब निवास, निवास मतलब डोमिसाइल का शर्त वो लागू कर दे सकता है। सपोज कर लीजिए कि बिहार में अगर नौकरी किसी को पाना है तो जो सारा योग्यता मांगा जाएगा वो तो फुलफिल जो है सबको करना ही है, लेकिन साथ में यह भी जो है सो संसद कानून बना करके एक योग्यता का अतिरिक्त शर्त जोड़ देगा। वो क्या है? निवास का, कि भाई आपका जो बिहार में अगर निवास है, डोमिसाइल आपका बिहार है, तब तो आप इस नौकरी के लिए पात्र होंगे। और अगर आपका निवास बिहार में नहीं है, डोमिसाइल नहीं है, तो आप बिहार में नौकरी के पात्र नहीं होंगे। जैसा कि हम लोग झारखंड में देख रहे हैं कि झारखंड सरकार ने जो है वहाँ डोमिसाइल सिस्टम लागू कर दिया, जिसके अंतर्गत अब जो है बाहर दूसरे स्टेट के जो निवासी जो है विद्यार्थी हैं, छात्र हैं, वो वहाँ जा कर के नौकरी नहीं प्राप्त कर सकते। तो ये एक अपवाद हो जाता है। इसी में फिर आगे जो है सो आपको ये योग्यता का पहला शर्त था। दूसरा शर्त है फिर यहाँ पर अपवाद, दूसरा अपवाद है। अपवाद क्या है यहीं पर? कि जो पिछड़ा वर्ग है मतलब ओबीसी है या एससी एसटी है, या फिर जो है आपको अब तो आ गया ईडब्ल्यूबीसी मतलब आर्थिक रूप से जो पिछड़ा तबका है उसको आरक्षण दिया जा सकता है। और ये हम जानते हैं कि ईडब्ल्यूएस मतलब एक्सट्रीमली जो वीकर सेक्शन है, यह कब प्रावधान में आया? तो 124वां कहें या 103वां संविधान संशोधन के द्वारा यह व्यवस्था हुआ कि आर्थिक रूप से कमजोर तबके को मतलब सवर्णों को भी आरक्षण 10% मिलेगा। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि अनुच्छेद 16 में जहां कहता है कि सरकारी नौकरी के अंदर प्राप्त कोई भी व्यक्ति कर सकता है या कोई भी नागरिक कर सकता है, और जो है नौकरी पाने वाले के लिए धर्म, जाति, मूल, वंश, उद्भव या जन्मस्थान या निवास कोई इस आधार पर उसके साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। लेकिन अपवाद हम देख रहे हैं कि संसद कानून बना करके नंबर 1 ये कह दे सकती है कि भाई अमुक राज्य या क्षेत्र में उसी को नौकरी मिलेगा जो वहाँ का निवासी है। दूसरा अपवाद हम देखते हैं कि वो क्या है कि आर्थिक की जैसे सामाजिक और शैक्षिक दृष्टिकोण से जो पिछड़ा तबका है मतलब ओबीसी है उसको, प्लस एससी को, एसटी को, और जो है आर्थिक रूप से जो कमज़ोर वर्ग है मतलब क्या कि सवर्ण है, उसको भी आरक्षण मिलेगा। इसकी व्यवस्था 124 में, जो कि बाद में बदल करके 103वां संविधान संशोधन हो गया, उसमें किया गया है। तो ये जो है ये व्यवस्था अनुच्छेद 16 में की मिलता है। अब हम लोग आते हैं कि अनुच्छेद 17 में, इसमें कहता है अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता मतलब छुआछूत का अंत, अंग्रेजी में इसको अनटचेबिलिटी कहा जाता है। तो इसने तो अनुच्छेद 17 जो है यह एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी का प्रावधान करता है। तो इसमें जो प्रावधान हम लोग देखते हैं कि अनुच्छेद 17 में क्या क्या मिलता है। तो पहला तो है कि अस्पृश्यता का अंत हो गया, ये इसमें प्रावधान मिलता है कि अस्पृश्यता का अंत हो गया, एक ये प्रावधान इसमें मिलता है। दूसरा जो इसमें प्रावधान मिलता है कि अगर कोई छुआछूत जैसा दुर्व्यवहार किसी के साथ करता है तो उसका ये आचरण, उसके आचरण पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। मतलब क्या कि किसी को किसी के साथ
छुआछूत का भेदभाव, छुआछूत का जो है व्यवहार करने नहीं दिया जाएगा। तो आचरण पर रोक लगाया गया, आचरण निषिद्ध किया गया। आचरण निषिद्ध करना का मतलब कि कोई व्यक्ति किसी के साथ छुआछूत का व्यवहार नहीं कर सकता है, इस पर रोक लगा दिया गया। और इसी में फिर अगला जो मिलता है हम लोगों को प्रावधान, वो क्या प्रावधान मिलता है? तीसरा प्रावधान इसमें मिलता है कि ये दंडनीय अपराध होगा। दंडनीय अपराध कहने का मतलब कि यदि कोई जो है अस्पृश्यता के आधार पर किसी के साथ भेदभाव करता है या अस्पृश्यता का व्यवहार करता है कोई किसी के साथ, तो उसको, उसके इस कार्य को अपराध माना जाएगा, क्राइम माना जाएगा, और जो है वो क्राइम दंडनीय अपराध होगा। इसका मतलब है कि इस अपराध के लिए कोई कानून बनेगा और उस कानून के आधार पर दंड का जो प्रावधान होगा वो दंड अपराध करने वाले व्यक्ति को दिया जाएगा। यही वजह है कि सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं कि 1955 में जो है इस अनुच्छेद से संबंधित जो है कानून बनता है। वो क्या कानून बनता है? तो 1955 में एक कानून बना इसी जैसो अनुच्छेद 17 को लागू करने के लिए। चूंकि कहा गया कि ये दंडनीय अपराध होगा, तो दंड किस आधार पर भाई दे सकते हैं, इसके लिए तो आपको कानून बनाना होगा। कानून कौन बनाएगा? तो संसद बनाएगा। तो संसद जो है अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955 में बनाई पहली बार। और इस कानून के द्वारा जो है अनुच्छेद 17 को लागू करने का प्रयास किया गया। आगे चल करके इस अधिनियम में, इस कानून में कई बार संशोधन किया गया, और सबसे जो लास्ट में किया गया है वो जो है आपको 1989 में किया गया है, अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निरोधक अधिनियम। तो अनुसूचित जाति मतलब एससी, अनुसूचित जाति जनजाति अपराध अत्याचार निरोधक अधिनियम आपको कब लागू किया गया? तो 1900 कब बनाया गया? तो 1989 में। लागू हो पाता है यह अधिनियम 1990 में। लागू कब होता है? तो 1990 में। बनता कब है? 1989 में। तो सबसे लास्ट में जो SC/ST के प्रति जो सामाजिक आधार पर भेदभाव होता है, उसके साथ जो अत्याचार होता है, उस अत्याचार को रोकने के लिए इसी अनुच्छेद 17 के आधार पर संसद ने कानून बनाया है। तो ये हमारा अनुच्छेद 17 समाप्त होता है। अब हम लोग देखेंगे कि उपाधियों का अंत मतलब एबोलिशन ऑफ टाइटल्स। तो उपाधियों का अंत होता क्या है कि हमारा समाज एक सामंती समाज रहा है, और जब सामंती समाज में जो है अंग्रेज सरकार के द्वारा जो भारत के बड़े बड़े जमींदार हुआ करते थे, या अंग्रेजों के जो पिछलग्गू या पिट्ठू हुआ करते थे, उसको अंग्रेज तरह तरह की उपाधि और पद भी दिया करता था, जैसे कि राय बहादुर, शेर बहादुर, जंग बहादुर, इस तरह का अनगिनत उपाधि दिया करता था। और इससे जो है उस जमींदार की हैसियत समाज में कुछ विशिष्ट हो जाती थी। तो जब हमारा देश आज़ाद हुआ और संविधान बनने लगा, तो यह व्यवस्था किया गया कि यह भेदभाव पर आधारित जो यह उपाधि दिया जाता है, उन उपाधियों को समाप्त करना चाहिए। तो यही वजह है कि अनुच्छेद 18 में जो है आपको एबोलिशन ऑफ टाइटल्स मतलब उपाधियों का समापन कर दिया गया। इसमें कहा गया कि राज्य केवल जो उपाधि देगा वो शिक्षा और सेना से संबंधित उपाधि देगा।
तो राज्य की ओर से उपाधि कैसे मिलेगा? तो राज्य किस तरह की उपाधि देगी? तो केवल दो तरह की उपाधि, सैन्य क्षेत्र से और दूसरा शिक्षा क्षेत्र से जो संबंधित उपाधि होगा वही दिया जाएगा। जैसे कि सैन्य क्षेत्र में देखिए परमवीर चक्र वगैरह। तो इस तरह की उपाधि केवल देगी राज्य दो तरह की, एक जो है सो सेना के क्षेत्र में और दूसरा जो है आपको शिक्षा के क्षेत्र में। बाकी और किसी तरह के उपाधि राज्य की ओर से, मतलब क्या, सरकार की ओर से यहाँ पर मोटे तौर पर समझें किसी को नहीं दिया जाएगा। लेकिन जो है अब इसी में फिर अगला अब कुछ शर्त होता है, इसी में फिर कुछ शर्त है। शर्त क्या है? शर्त ये है इसी में लगा हुआ कि शर्त नंबर पहला आता है कि जो है भारत का जो कोई नागरिक है, क्या विदेशी देशों से, विदेशी राज्यों से कोई उपाधि ले सकता है? यह एक मुद्दा आता है। तो यहाँ पर शर्त है कि भारत का कोई नागरिक दुनिया के दूसरे देशों से कोई उपाधि नहीं ले सकता। तो जो भारत का नागरिक है वह विदेशों से, मतलब विदेशी मतलब दूसरे देशों से कोई उपाधि नहीं ले सकता है। फिर इसी में एक दूसरा शर्त है कि राज्य के अधीन, मतलब सरकार के अधीन किसी विश्वसनीय पद पर यदि कोई भारतीय नागरिक आसीन है या विदेशी नागरिक बैठा हुआ है किसी सरकारी पद पर भारत में, तो वो जो है दूसरे देशों से उपाधि तब तक नहीं ले सकता जब तक कि राष्ट्रपति उसको अनुमति नहीं दे देते हैं। कहने का मतलब कि सरकारी पदों पर आसीन चाहे भारतीय नागरिक हो या विदेशी नागरिक हो, वो भारत में काम कर रहा है, तो भारत में सरकारी नौकरी प्राप्त नागरिक या विदेशी व्यक्ति दुनिया के दूसरे देशों से तब तक कोई उपाधि प्राप्त नहीं कर सकता, उपहार नहीं ले सकता है, कोई पद नहीं ले सकता है, जब तक कि राष्ट्रपति ऐसा करने के लिए उसको परमिशन न दे दे। मतलब क्या कि दुनिया के दूसरे देशों से उपाधि प्राप्त करने के लिए राष्ट्रपति से परमिशन लेना होगा, अन्यथा कोई दुनिया के दूसरे देशों से उपाधि नहीं ले सकता है। लेकिन अब सवाल उठता है कि भाई हमारे देश में तो अभी भी भारत रत्न दिया जाता है, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री, इस तरह की तो उपाधि दी जाती है। फिर क्यों दिया जाता है, जबकि उन्हें अनुच्छेद 18 कहता है कि उपाधियों का अंत कर दिया जाता है? तो क्यों दिया जाता है? तो दरअसल भारत रत्न जो है आरंभ होता है भारत में 1954 से ही देना। तो भारत रत्न की शुरुआत भारत में हो जाता है 1954 से। या किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट जो योगदान करने वाले लोग होते थे उनको ये जो है सो पुरस्कार अवार्ड दिया जाता था, और ये चलता रहा 1977 तक। 1977 में जब जनता पार्टी की सरकार प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के नेतृत्व में बनी, तब जो है वो जनता पार्टी की सरकार ने 1977 में जो है इस अवार्ड पर रोक लगा दिया देना। मतलब क्या कि भारत रत्न 1977 से देना बंद कर दिया गया। लेकिन जब फिर 1980 आया तो हम जानते हैं कि 1980 में जनता पार्टी की सरकार की जगह पर कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी और श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी। तो जब इंदिरा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की सरकार 1980 में बनी तो फिर से ये पुरस्कार दिया गया। लेकिन जो है होता क्या है कि इस मुद्दे पर फिर एक केस हो गया सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट में जब केस हुआ तो 1996 में सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे पर एक फैसला दिया। फैसला क्या दिया? कहा गया कि ये जो भारत रत्न या पद्म भूषण, विभूषण आदि उपाधियां दी जाती हैं वह जो है हौसला अफजाई के लिए, प्रोत्साहन के लिए दिया जाता है, ताकि कोई भी लोग जो है समाज सेवा में आगे
बढ़े। यह जो है कोई भेदभाव पैदा नहीं करता है यह उपाधि, इसलिए जो है भारत रत्न जैसी उपाधि देना जो है संविधान के आधार पर गलत नहीं है। मतलब अनुच्छेद 18 का उल्लंघन भारत रत्न की उपाधि देना जो है सो गलत नहीं कहा जा सकता है। लेकिन साथ में एक जो है सो शर्त लगाया सुप्रीम कोर्ट ने। शर्त क्या लगाया कि भाई जिसको भी भारत रत्न या पद्म भूषण या विभूषण का जो है सो आपको अवार्ड दिया जाता है वो तो प्राप्त कर सकते हैं और राज्य मतलब सरकार दे सकती है, लेकिन अवार्ड प्राप्त करता व्यक्ति अपने नाम के आगे या पीछे इस अवार्ड का नाम नहीं लगा सकते। सपोज कर लीजिए कि ए नाम के व्यक्ति को भारत रत्न मिला, तो वो ए नाम का व्यक्ति अपने नाम के साथ भारत रत्न ए नहीं लिख सकता है, वो केवल अपना नाम ए ही लिखेगा। या सपोज कर लीजिए कि रमेश कुमार को मिल गया भारत रत्न, तो वो अपने नाम के साथ भारत रत्न रमेश कुमार नहीं लिख सकता है, वो केवल कुमार लिखेगा। या रमेश कुमार भारत रत्न प्राप्तकर्ता भी नहीं लिख सकता है, जो उसका ओरिजिनल सर्टिफिकेट नाम है वही लिख सकता है। तो ये शर्त जो 1996 में सुप्रीम कोर्ट ने लगा दिया कि भाई राज्य दे सकता है, कोई इस अवार्ड को प्राप्त कर सकता है, लेकिन अवार्ड प्राप्त करने वाला इसका मिसयूज नहीं कर सकता अपने नाम के साथ, न नाम के पहले और न नाम के बाद इस अवार्ड का नाम लिख सकता है। अब सवाल उठता है कि यदि अनुच्छेद 18 का कोई उल्लंघन करता है तो क्या दंड देने की व्यवस्था है संविधान में? तो अनुच्छेद 18 का कोई अगर उल्लंघन करता है तो संविधान में दंड देने का कोई प्रावधान नहीं मिलता है, लेकिन संसद के पास ये अधिकार है कि दंड के लिए वो कोई कानून बना सकती है, वो कोई प्रावधान निर्धारित कर सकता है। तो इस तरह से हमारा जो समता का अधिकार था वो समाप्त होता है। तो हम यहाँ पर क्या देखते हैं कि अनुच्छेद 14 जो है वह विधि के समक्ष समानता का अधिकार दे रहा है। अनुच्छेद 15 जो है वह धर्म, मूल वंश या जो है जाति के आधार पर कोई भेदभाव ना हो, इसका समानता का अधिकार हमको दे रहा है। अनुच्छेद 16 जो है वह हमको सरकारी नौकरी प्राप्त करने में बराबरी का अधिकार दे रहा है, समानता का अधिकार दे रहा है। अनुच्छेद 17 जो है वह सामाजिक भेदभाव के आधार पर जो किसी के साथ व्यवहार होता है उस पर रोक लगा करके हर किसी को समानता का अधिकार मतलब सामाजिक रूप से बराबरी का अधिकार दे रहा है। और जो है अनुच्छेद 18 जो है किसी के साथ कोई भेदभाव ना हो, इसके लिए उपाधि अपने नाम के आगे पीछे लगाने पर रोक लगता है। या जो है सो केवल 2 तरह की उपाधि देने की बात करता है राज्य की ओर से, एक सेना के क्षेत्र में, दूसरा शिक्षा के क्षेत्र में, बाकी और कोई उपाधि किसी को नहीं मिलेगा। तो इस तरह से समानता का अधिकार हमको प्राप्त होता है। यह बात अलग है कि हर एक अनुच्छेद के साथ कुछ न कुछ अपवाद लगा हुआ है, वह तो परिस्थिति बस, चूंकि अनुच्छेद 14 में ही हम लोगों ने देखा कि समान परिस्थिति वाले के साथ समान कानून लागू होगा, लेकिन अगर असमान परिस्थिति में रहने वाले लोग हैं तो उनके लिए अलग अलग कानून हो जाएगा। तो इसलिए इस आधार पर अपवाद किया गया है आपको हमारे संविधान में। तो हम समझते हैं कि आप लोग को समझ में आ गया होगा, और अगर समझ में आता है, आप लोग को कुछ फ़ायदा नज़र आता है इस तरह के क्लास से, तो हमारा जो यूट्यूब चैनल है समीर क्लासेज पटना, उसको ज़रूर सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। थैंक यू, धन्यवाद।